नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय क्या दिया, समय दिया 20 दिन, दूसरा समय क्या दिया 30 दिन और तीसरा समय क्या दिया 60 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20, 30 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। हम टोटल काम को मान लेंगे 60 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है, इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। इस 60 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 30 दिन का समय लग रहा है। और इस 60 यूनिट काम को जब सी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 60 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। बी जो है 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। और सी जो है 60 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि ए जो है उस काम को कितना दिन में कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। यानी पहले जो है एक दिन कौन काम कर रहा है, ए कर रहा है। पहले एक दिन कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। तो देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। यानी पहले दिन कितना काम हो जाएगा, 3 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए दूसरे दिन भी कौन काम करे, ए काम करे। यानी अगले एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए तीसरे दिन ए की जो मदद है बी और सी द्वारा किया जा रहा है। यानी तीसरे दिन तीनों काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। यानी अगले एक दिन में कितना काम हो पाएगा। अब देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट और सी जो है एक दिन में 1 यूनिट। यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 6 यूनिट काम कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय हो गया 3 दिन। और काम कितना हो पाया, काम कितना हो पाया, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। यानी 3 दिन में इस तरीका से 12 यूनिट काम हो पाया। और हमें टोटल काम कितना कराना है, 60 यूनिट। तो देखिए इस 12 को अगर हमें 60 बनाना है तो हमें इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 यूनिट। अब देखिए अगर हम इस साइड 5 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 3 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 दिन। यानी इस तरीका से अगर काम होगा तो ए को काम पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, 15 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 15 दिन निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक नल टंकी को पानी से 2 घंटों में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसाव के कारण टंकी 2 से 1/3 घंटों में भरती है। उस रिसाव से टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो देखिए हम भरने वाले नल को मान लेते हैं नल ए, और रिसाव जो है टंकी से पानी खाली करने का काम करे तो हम रिसाव को मान लेते हैं खाली करने वाला नल बी। अब देखिए जब अकेले नल ए काम करे तो टंकी जो है 2 घंटा में भर जा रही है। जब ए के साथ खाली करने वाला नल बी काम कर रहा है तो टंकी जो है 2 से 1/3 घंटा में भरी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7/3 घंटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों समय का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 घंटा और 7/3 घंटा का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 14 यूनिट। अब देखिए 14 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटा का समय लग रहा है। जब दोनों मिलके भर रहे हैं यानी ए माइनस बी दोनों मिलके भर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 7/3 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 2 घंटा में अगर 14 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 7 यूनिट। और ए माइनस बी जो है 7/3 घंटा में अगर 14 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 6 यूनिट पानी भरेंगे। अब देखिए ए जो है अकेले 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर रहा है। जब ए के साथ बी काम कर रहा है तो 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भर पा रहा है। इसका मतलब होगा कि बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली करा होगा।
इसका मतलब होगा बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बी जो है यानी रिसाव जो है पूरे टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। यानी टंकी की धारिता कितना है 14 यूनिट और 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, यानी कितना समय लग जाएगा 14 घंटा का समय लग जाएगा। यानी रिसाव से टंकी खाली होने में कुल कितना समय लग जाएगा 14 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है पहले मिनट में एक रेलगाड़ी 500 मीटर चलती है, अगले 4 मिनट में वह प्रत्येक मिनट में 125 मीटर अधिक यात्रा करती है। इन 5 मिनटों में रेलगाड़ी की औसत गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए हमें सबसे पहले कुल दूरी निकालना होगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुल दूरी निकालना होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि पहले मिनट में जो है 500 मीटर चल रही है, पहले मिनट में 500 मीटर चल रही है और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि अगले 4 मिनट में वह प्रत्येक मिनट में 125 मीटर अधिक यात्रा करेगी। यानी अगले मीटर कितना चलेगी, इससे 125 मीटर अधिक, यानी ये कितना हो जाएगा 625 मीटर। उसके अगले मिनट जो है इससे 125 मीटर अधिक, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 मीटर, 750 मीटर। उसके अगले जो है 1 मिनट इससे 125 मीटर अधिक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 875 मीटर, 875 मीटर। उसके अगले मिनट जो है इससे 125 मीटर अधिक, तो हम इसमें 125 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000 मीटर। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 500 प्लस का 600, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1100, 1100 प्लस का 1000, ये हमारा कितना हो जाएगा 2100, 2100 और 700 कितना हो जाएगा 2100 और 700 कितना हो जाएगा 2800, 2800 और 800 कितना हो जाएगा 3600, ये हमारा हो जाएगा 3600 और यहाँ क्या बच गया हमारा 25, 50, ये हमारा कितना हो जाएगा 75, 75 प्लस 75 कितना हो जाएगा 75 प्लस 75 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और हमारा कितना हुआ था 3600, 3600 में अगर हम 150 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3750 मीटर। देखिए कुल दूरी क्या निकल के आ गया 3750 मीटर निकल के आ गया। हम इसे अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें इसमें 1000 से भाग देना होगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 3.75 किलोमीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, कुल टाइम क्या दिया 5 मिनट। तो हम इसे अगर घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/12 घंटा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी क्या है 3.75 किलोमीटर। कुल दूरी में अगर हम कुल समय से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा में। अब देखिए हम इसमें ये 12 को ऊपर ले जाएंगे तो हम इसमें अगर 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 × 60 के 0, हाथ में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 × 84, 84 में अगर हम 6 ऐड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 90 के 0, हाथ में क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 12 × कितना हो जाएगा 36, 36 में अगर हम 9 ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 45 और 2 अंक से पहले हम दशमलव लगाएंगे, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 45 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया 45 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ठोस बेलन जिसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है को पिघलाकर समान साइज के 12 गोले बनाए गए हैं, प्रत्येक गोले के व्यास की लंबाई होगी। हमें क्या निकालना है, व्यास की लंबाई निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ठोस बेलन को पिघलाकर समान साइज के 12 जो है गोले बनाए जा रहे हैं। तो जो 12 गोले का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई r² × h। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है 12 गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। अब देखिए यहाँ से हमारा पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बेलन के आधार का हमें व्यास क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 × 8, हाइट हमें क्वेश्चन में क्या दिया 2 सेंटीमीटर इक्वल टू। अब देखिए हम इस 3 से अगर 12 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 × 4 ×
आर क्यूब। अब देखिए हम इस इक्वेशन से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 4 से 8 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 4 से 8 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब। यहाँ से हमारा आर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा आर निकल के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी गोले का रेडियस क्या निकल के आ गया, 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहे व्यास, हमसे पूछ क्या रहे व्यास। तो देखिए व्यास क्या हो जाएगा, व्यास जो हो जाएगा त्रिज्या का दोगुना, यानी व्यास क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याओं के योग को बारी बारी से उन दोनों संख्याओं से गुणा करने पर गुणनफल क्रमशः 10,500 तथा 9,100 प्राप्त होता है। दोनों संख्याएं क्या है, हमें क्या निकालना, दोनों संख्या निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी ए है, हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी ए है और दूसरी संख्या बी है। हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्याओं के योग में उन दोनों संख्या से बारी बारी से गुणा किया जाए तो गुणनफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 10,500 और 9,100 प्राप्त हो रहा है। यानी हमें क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी में अगर हम एक बार a से गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 10,500 प्राप्त हो रहा है। और एक बार a प्लस बी में हम b से गुणा करें, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हम b से गुणा करें तो हमें प्राप्त हो रहा है 9,100। तो देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से a और b का वैल्यू यानी दोनों संख्या निकाल सकते हैं, या हम यहाँ a और b का वैल्यू ऑप्शन से रख सकते हैं। तो देखिए अगर हम a के जगह ऑप्शन ए से अगर हम a के जगह 75 रख लें और b के जगह 65 रख लें, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a के जगह अगर हम 75 रखेंगे और b के जगह हम 65 रखेंगे, a हमारा क्या है 75 है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 140। ये हमारा कितना हो जाएगा 140 गुने 75 हो जाएगा। अब देखिए 140 में अगर हम 75 से गुणा करेंगे, 140 में अगर हम 75 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद हम 14 से अगर 5 में गुणा करेंगे तो 14 × 75 के 0 हाथ में 7, ये हमारा क्या हो जाएगा 14 से 98, 98 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105। यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया 10,500 हो गया। अब देखिए हम यहाँ अगर गुणा करें तो देखिए a प्लस बी हमारा क्या है, a हमने मान लिया 75 प्लस b हमारा क्या हो गया 65 और b क्या है 65 है। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 140 गुने 65 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक 0 हमारा आ जाएगा, 14 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 × 70, हाथ में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर हम 14 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 × 84, 84 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 9,100। यानी हमें a और b का वैल्यू क्या पता चल गया, a इक्वल टू हमारा क्या होगा 75 होगा और b इक्वल टू क्या होगा 65। यानी वह दोनों संख्या हमारी क्या होगी 75 और 65 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। हमें क्या निकालना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिसमें 10, 15 और 20 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिससे भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम निकालेंगे। हम भाग किससे दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं 10, 15 और 20 से। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है 20 है, तो हम 20 का फैक्टर करेंगे तो 20 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 5 हो जाएगा। उसके बाद हम 15 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 गुने 5, 5 है, हमें 3 लेना होगा। उसके बाद हम 10 का फैक्टर करेंगे तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 5, 2 है और 5 है। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60, यानी एलसीएम क्या निकल के आ गया 60 निकल के आ गया। तो देखिए 60 जो है सबसे न्यूनतम संख्या होगा जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9,999। हम 9,999 में हम 60 से भाग देंगे, एलसीएम से हम भाग देंगे।
जो हमारा शेष बचेगा उस शेष को 9999 में से हम माइनस करेंगे, वहां से जो हमारी संख्या निकल के आएगी वही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो देखिए हम इसे अगर 60 से काटेंगे तो 60 से ये एक बार में जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 39, ऊपर से हमारा एक और 9 आएगा। अब देखिए ये 60 से कितने बार में चला जाएगा 6 बार में, 60 में 6 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 360, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 39, ऊपर से हमारा एक और 9 आएगा, ये फिर से कितने बार में चला जाएगा 6 बार में, 360 हम इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 39, यानी यहाँ से हमारा शेष क्या निकल के आ गया 39 निकल के आ गया। तो हम क्या करेंगे इस शेष को माइनस करेंगे 9999 में से माइनस करेंगे 39। तो देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 9960 निकल के आ जाएगा। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 9960, जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। यानी यहाँ से हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, 15वें विद्यार्थी की आयु है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 विद्यार्थी का औसत आयु हमें क्या दिया है 15 वर्ष दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इनमें से 5 विद्यार्थी का हमें औसत आयु क्या दिया हुआ है 14 वर्ष दिया हुआ है। अगले 9 विद्यार्थी का इनमें से अगले 9 विद्यार्थी का हमें औसत आयु क्या दिया है 16 वर्ष दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 15वें विद्यार्थी की आयु पूछ रहा है। तो देखिए 15 विद्यार्थी का औसत आयु कितना है 15 वर्ष है, जब हम इनमें से 5 विद्यार्थी का औसत आयु निकाल रहे हैं तो ये कितना निकल के आ रहा है 14 वर्ष निकल के आ रहा है। यानी यहाँ जो है औसत कितना कम निकल के आ रहा है, एक कम निकल के आ रहा है, और यहाँ विद्यार्थी का संख्या कितना है 5 है, हम -1 में 5 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जब हम अगले 9 विद्यार्थी का औसत आयु निकाल रहे हैं तो ये कितना निकल के आ रहा है 16, यानी यह 15 से कितना ज़्यादा है, यह 15 से 1 ज़्यादा है, और यहाँ विद्यार्थी का संख्या कितना है 9 है। अब देखिए +1 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 9, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा प्लस का 4 निकल के आ जाएगा। अब देखिए 5 + 9 ये कितना हो जाएगा 14, यानी 14 विद्यार्थी मिल के औसत जो है 15 करने के लिए, औसत 15 करने के लिए 4 जो है एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, 4 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, यानी 15वां विद्यार्थी का आयु कितना होगा 15 - का 4 ये कितना हो जाएगा 11 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 11 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 68,000 रुपये को A, B और C में 1/2:1/4:5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर कितना होगा। हमें क्या निकालना, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया है A:B:C इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या दिया 1/2:1/4:5/16। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है वो रेशियो हमें फ्रैक्शन में दिया है, तो हम इस फ्रैक्शन के रेशियो को सबसे पहले हम नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। अब देखिए फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बट्टे में दिया होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से हम सभी जगह गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ बट्टे में क्या है 2, 4 और 16 है, तो 2, 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। हम सभी जगह 16 से गुना करेंगे, यहाँ हम 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8, यहाँ 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4, यहाँ 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल गया, यहाँ से हमारा नॉर्मल रेशियो निकल के आ गया 8:4:5। तो देखिए हमने मान लिया कि उस राशि में से A को अगर 8 यूनिट मिला होगा तो B को कितना मिला होगा 4 यूनिट और C को कितना मिला होगा 5 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल राशि कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल राशि कितना हो जाएगा 17 यूनिट, यहाँ से टोटल राशि 17 यूनिट हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है 68,000 रुपया। इस 17 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 68,000 रुपया दिया, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000 रुपया हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा भाग क्या है 8 है और सबसे छोटा भाग क्या है 4 है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 4 यूनिट। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 है तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 16,000, यानी अंतर क्या निकल के आ गया 16,000 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16,000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने धन का 50% अपने पुत्र को और 30% पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हो तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। हमें क्या निकालना, शुरुआत की धनराशि निकालना है। तो देखिए व्यक्ति के पास जो शुरुआत में धनराशि होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100%। व्यक्ति के पास जो शुरुआत में धनराशि होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100%। अब देखिए इस 100% में से 50% पुत्र को दे रहा है, 30% पुत्री को दे रहा है, यानी शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 20%। शेष कितना बच जाएगा, 20%। अब देखिए इस शेष राशि का 80% भाग जो है ट्रस्ट में दे रहा है। तो देखिए हम इस 20 का अगर 80% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 का 80% कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 16% जो है 20 में से ट्रस्ट को दे रहा है, यानी अब उसके पास कितना बच जाएगा, 4%। आखिरी में उसके पास 4% जो है राशि बच जाएगा। आखिरी में व्यक्ति के पास कितना बच जाएगा, 4%। और हमें क्वेश्चन में दिया कि आखिरी में व्यक्ति के पास 16,000 रुपया बच जा रहा है, यानी इस 4% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 16,000 रुपया दिया है। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4,000 रुपया हो जाएगा। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से 100% का वैल्यू यानी शुरुआत का हम धनराशि निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 लाख रुपए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 लाख रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 लाख रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी और 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% लाभ पर और शेष 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी। उसे कुल 6,570 रुपये का लाभ हुआ। प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य है। हमें क्या निकालना, प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य 100 रुपये है। हमने मान लिया कि प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो देखिए प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 20 गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। 40 गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40x। और 16 गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16x। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि 20 गाय पे 15% का लाभ हो रहा है। तो देखिए 20 गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। और इस पे लाभ हो रहा है इसका 15%। लाभ कितना हो रहा है, इसका 15%। अब देखिए 40 गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। और इस पे लाभ कितना हो रहा है, इसका 19%। 16 गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। और इस पे लाभ कितना हो रहा है, इस पे लाभ हो रहा है इसका 25%। अब देखिए यहाँ से जो टोटल लाभ हो रहा है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 6,570 रुपया। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6,570 रुपये का बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 में अगर हम 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 300x प्लस 40 में अगर 19 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 760x प्लस यहाँ अगर हम गुना करेंगे 16 में 25 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400x। और यहाँ जो हमारा एलसीएम 100 निकल के आएगा तो हम एलसीएम से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6,570 गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1460x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6,570 गुने 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0 चला जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 73 से काटेंगे तो ये 73 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। इसे अगर हम 73 से काटेंगे तो ये 73 से कितने बार में जाएगा, ये 73 से चला जाएगा 9 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू 9 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 450। अब देखिए x इक्वल टू हमने क्या मान के रखा था, एक गाय का क्रय मूल्य। और एक गाय का क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 450 रुपये निकल के आ गया। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 450 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।